जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एजू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और इस वाले सेशन में आपको कवर करना होगा यहाँ पर कि इंग्लिश का जो सेक्शनल टेस्ट हुआ है ये दूसरे नंबर का टेस्ट है। और जो आपके एग्जाम्स होने हैं ग्रुप सी, डी और स्टेनोग्राफर और जो ड्राइवर के एग्जाम्स हैं, तो इन सब के एनालिसिस के बाद में इन प्रश्नों को यहाँ पर कराया जा रहा है। तो ये जो सीरीज है इसमें आपके 10 साल के प्रश्न शामिल होंगे जिनका हम एनालिसिस करेंगे और बेसिक जो चीज़ें कॉन्सेप्ट हैं उन्हें हम कवर करेंगे। तो ये वाला जो आपका पेपर हुआ था ग्रुप सी का, तो ये आपका 2014 में हुआ था 18 सितंबर को। और ये सेक्शनल टेस्ट का मतलब ये है कि यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं इंग्लिश के। तो 25 क्वेश्चन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर पहले दे दी जाती है कि आप वहाँ से डाउनलोड करके इन प्रश्नों को सॉल्व करें और फिर उसके बाद में इनका यहाँ पर सोल्यूशन कर लें। इसमें है क्या कि जब इन प्रश्नों को आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पर जब हम सोल्यूशन करवाते हैं तो एकदम डिटेल में सोल्यूशन करवाते हैं। कहने का मतलब अगर आपने इससे पहले पढ़ रखा है तब भी आपका रिवीजन हो जाएगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है, एकदम नए हैं, तब भी हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि आपको सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इस तरीके से हमने चीज़ों को यहाँ पर व्यवस्थित कर रखा है जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना। और जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं, मैं बताना चाहूँगा कि एक यहाँ पर आया कोई पॉइंट, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ अलॉन्ग विद द, तो अलॉन्ग विद द अभी वर्ब एग्रीमेंट का ये फॉर्म है। अब ऐसे तरीके से क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे, तो इसमें से जो जितना बेसिक बनेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि नाउन प्रोनाउन को लेकर के जो भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से जितने भी चीज़ें बनेगी वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। यानी कि एक पॉइंट आता है, एक पॉइंट को लेकर के हम यहाँ पर सारी चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं, यानी कि जो भी आप एग्जाम में बने सब कुछ आपको यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो इस तरीके से ये जो सेशन या सोल्यूशन है उसको हमने यहाँ पर प्रिपेयर किया है जिससे कि आपको अच्छे से सारी चीज़ें कवर हो सकें और एग्जाम में कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। जैसे इधर और इधर ना आया तो हमने इस तरीके से चीज़ें आपके रिवीजन के लिए, एग्जाम्पल्स के लिए, एक सेंटेंस के नाम पर देखो यहाँ पर कितने सेंटेंस यहाँ पर मेंशन है। तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर सबसे कम समय में आपको रिवीजन करवाएंगे और बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पर क्लियर करेंगे। ये सिर्फ कैसे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं आपका जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर उनके बेसिस पर हम यहाँ पर सब कुछ आपको कवर करवा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका जो टेस्ट का था और ये जो आपके पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में जो पूछा गया था, तो ये पेपर की डेट है, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जिसकी डेट और टाइम यहाँ पर मेंशन है और इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज स्पेल्ड रॉन्गली, यानी कि यहाँ पर कोई स्पेलिंग है, एरर है, उससे क्वेश्चन बना था, आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर चार स्पेलिंग्स हैं, यानी 4 शब्द हैं, उसमें कौन सी एरर है हमें वो बताना है। तो विकल्प ए जो था आपका ये गलत है, इसमें ये स्पेलिंग एरर है इसमें। और तो इसमें सही स्पेलिंग क्या हो जाएगी, सही स्पेलिंग होगी आपकी PRI जैसे लिखा हुआ है, फिर लिखा है VILEGE। तो प्रिविलेज का मतलब आपका हो जाता है विशेषाधिकार। जैसे कि मान लेते हैं कोई चीज़ है, उसमें किसी व्यक्ति को या फिर किसी शख्सियत को वहाँ पर कोई किसी कानून से छूट दे दी जाती है, तो वहाँ पर क्या कहते हैं, उसे प्रिविलेज दे दिया गया, विशेषाधिकार दे दिया गया। जैसे कि आप देखते होंगे कि जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए अलग लाइन होती है, नॉर्मल लोग जाएंगे तो लंबी लाइन लगा के खड़े होंगे, लेकिन उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको एक अलग से विशेषाधिकार दिया गया है, जैसे कि समाज में समानता का व्यवहार हो सके, उनको उसी लाइन में ना लगना पड़े क्योंकि वो दिव्यांग हैं। तो इस तरीके से इस एग्जाम्पल पर आप समझ सकते हो कि विशेषाधिकार कुछ इस तरीके से दिया जाता है। अब यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि सेपरेट, तो सेपरेट का मतलब हो जाता है आपका अलग। तो ये आप चीज़ें नोट कर सकते हो। अगर ना नोट करना चाहो तो टेलीग्राम पे हमने इसकी पीडीएफ बना के डाल दी है सिर्फ वोकैब सेक्शन की, तो उसे डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। और यहाँ पर ट्रूली लिखा हो तो ट्रूली का मतलब होता है सत्यता, या फिर क्या कह सकते हैं कि सच में, यानी कि सत्यता। और इंडिपेंडेंस जो आपकी हो जाती है इसे आप कहते हैं कि आज़ादी या फिर स्वतंत्रता। तो ये चारों चीज़ें आपको क्लियर हो गई। तो इसका जो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रिविलेज। इससे पहले वाले में हमने जो वोकैब क्लासेस ली हैं वो क्लासेस पढ़ी हैं 2022 के नाम से, तो हमने उसमें उन क्लासेस में आपको ये भी बताया है कि एग्जाम में जो आपसे पूछा जाएगा तो किस टाइप्स की एरर दी जाएगी स्पेलिंग में, तो वो ट्रिक वगैरह भी हमने उसमें बता रखी है, तो जाकर उन्हें अटेंड कर सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न है उसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट स्पेल्ड करेक्टली, यानी कि कोई स्पेलिंग इसमें गलत है वो हमें बतानी है। तो कौन सी स्पेलिंग इसमें गलत है, तो दिया गया है यहाँ पर कि एक्सेसिबल है, परमिसिबल है, डिज़ायरेबल है और या फिर प्रोनाउंसिएशन है। तो यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है प्रोनाउंसिएशन लिखा है, वो नहीं होता है, होता है प्रोनाउंसिएशन। जैसे कि इसकी स्पेलिंग क्या होगी, PR फिर लिखा है ONUN, प्रणन, CIATION। तो ये क्या हो गया आपका प्रोनाउंसिएशन हो गया। तो यहाँ पर लिखा है NO लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा है NUN लिखा है, प्रणन हो गया। यहीं पर आपकी एरर थी, तो विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज़ का उच्चारण करते हैं, मतलब किसी शब्द का, ठीक है, तो क्या करते हैं, उसको प्रोनाउंसिएट करते हैं, तो ये प्रोनाउंसिएशन हो जाता है। सही स्पेलिंग आपकी ये वाली हो जाती है। फिर आता है एक्सेसिबल। तो एक्सेसिबल मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जहाँ तक हम पहुँच सकें। क्या बोलते हैं कि ये सब्सक्रिप्शन ले लो जिससे कि आपको यहाँ पर एक्सेस मिल जाएगी, यानी कि वो एक्सेसिबल हो जाएगा। कहने का मतलब वो आपके एक्सेस के भीतर हो जाने की, पहुँच के भीतर हो जाएगा।
फिर अगला जो यहाँ पर दिया गया है वो दिया गया है आपका परमिसिबल, तो ये लिखा PER, ये टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, बाकी सही है, PERMISSIBLE, परमिसिबल। परमिसिबल का एक और सिनोनिम होता है, वो आपका हो जाता है अप्रेजेबल, APPRAI, फिर लिखा हुआ है SABLE, अप्रेजेबल। इसका मतलब होता है जब किसी चीज़ को क्या बोलते हैं, अनुज्ञेय, या फिर कह सकते हैं जब आज्ञा के संबंध में हो, यानी कि जब कोई चीज़ आज्ञा पाने के योग्य हो तो वो परमिसिबल या अप्रेजेबल होती है। डिज़ायरेबल का मतलब तो आप जानते हैं, डिज़ायर्स जो होती है ना, क्या बोलते हैं उनको, इच्छाएं, और डिज़ायरेबल मतलब हो जाता है आपका इच्छुक। तो ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई। विकल्प डी यहाँ पर सही उत्तर था। इस वाले में टाइपिंग एरर थी, ये गलत नहीं था, ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछा गया था NTA के द्वारा। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि तीसरे में विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट कन्वे द मीनिंग ऑफ स्टील्थ, यानी कि यहाँ पर एकदम अलग से टाइप से पूछा जा रहा है कि एक शब्द है स्टील्थ, ठीक है, इसमें चारों में से कोई एक शब्द है जो इसके मीनिंग को फॉलो नहीं कर रहा है, बाकी जो है 3 वो सिनोनिम है, तो कौन फॉलो नहीं कर रहा है, नॉट कन्वे द मीनिंग, मतलब उस मीनिंग, उसका शब्द का अर्थ नहीं निकाल पा रहा है, तो इस तरीके से कौन सा सही होगा। तो स्टील्थ का मतलब पहले देख लेते हैं क्या होता है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को छुपाना, या फिर क्या कह सकते हैं कि चोरी छिपे ऐसे निकल जाना कि किसी को पता ना चले, तो वो आपका क्या हो जाता है, स्टील्थ हो जाता है। आपने पढ़ा होगा ना स्टील्थ विमान या फिर स्टील्थ एयरक्राफ्ट, तो ये क्या हो जाते हैं, जी यहाँ पर देख पा रहे हो ना, आपको याद कराने के लिए, समझाने के लिए बता रखा है। तो ये ऐसे विमान डिज़ाइन किए जाते हैं कि रडार की पकड़ में नहीं आए, यानी कि चोरी से निकल जाए, चुपके से निकल जाए, दुश्मन की नज़र में ना आए, उसके रडार में ना आए, तो उनको क्या बोलते हैं, स्टील्थ विमान बोलते हैं या फिर एयरक्राफ्ट बोलते हैं। तो स्टील्थली का मतलब आपको पता चल गया। अब यहाँ पर कौन इसका पार्ट नहीं, तो ओपन जो हो जाएगा इसका मीनिंग नहीं होगा, तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओपन का मतलब एकदम खुला होता है, और स्नीकी का मतलब भी क्या होता है, स्नीकी का मतलब होता है नज़र बचा के निकल जाना, ठीक है, क्या क्या बोलते हैं कि दिखने में मत आना, नज़र बचाकर कह सकते हैं, नज़र बचाकर निकल जाना, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, स्नीकी। फ्यूरिटिव का मतलब क्या होता है, तो फ्यूरिटी का मतलब भी क्या हो जाता है आपका, नज़र बचा के निकल जाना है, मतलब चोरी छुपे, और इसका एक सिनोनिम होता है SERETIVE, सेरेटिव। फ्यूरिटी का मतलब आपका हो जाता है एक सिनोनिम, एक सेरेटिव। सिक्रेटिव तो मतलब जानते हो कि सीक्रेट तरीके से आराम से निकल जाना, दिखने में मत आना, मतलब दिखे ना, सीक्रेट कहते हैं कि चीज़ें सीक्रेट हैं, तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, ओपन के लिए अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि आपको सिनोनिम बताना है, तो एक होता है शब्द, नोट कर लीजिए आप, FENCELESS, तो एक शब्द आप अपने यहाँ देखा कि फेंस का मतलब होता है झाड़ी, और लेस यानी कि फेंसलेस, मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो झाड़ मतलब सॉरी मतलब जो उसको कवरिंग करते हैं, फेंस नहीं, जो फेंसिंग करते हैं आसपास से, ठीक है, तो चार दीवारी उठा देते हैं, फेंसिंग कर देते हैं, मतलब उसको आसपास से घेर देते हैं, तो कोई ऐसी चीज़ है जो फेंसलेस है, मतलब वो घेरी नहीं हुई, यानी कि इसका मतलब क्या है, वो खुली हुई है। झाड़ी का मतलब बुश होता है, वो बाय मिस्टेक हो गया। फेंस का मतलब यहाँ पर होता है जब बाड़ लगाते हैं किसी चीज़ के आसपास, किसी चीज़ को कवर कर देते हैं, दीवार चढ़ा लगा देते हैं, कुछ कर देते हैं, या तार की बाड़ लगा देते तो फेंसिंग हो जाती है। तो फेंसलेस मतलब कोई ऐसी जगह है चीज़ जहाँ पे फेंसिंग ना की गई हो, यानी कि वो क्या है, वो ओपन है, तो इसका एक सिनोनिम हो गया। इसका एक और सिनोनिम मैं आपको बता रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा, PLAIN, प्लेन, फिर हो जाता है आपका SPOKEN, प्लेन स्पोकन एक ही में रहेगा, और ये इसका ओपन का सिनोनिम हो सकता है। तो ये जो शब्द इंपॉर्टेंट है सब सिर्फ उन्हीं को हम आपके सामने यहाँ पर रख रहे हैं, जिससे कि एग्जाम में आपको मदद मिल सके। और इससे पहले क्लासेस जो हमने ली थी, मैंने ऐसे ही करवाया था, लोगों को अच्छे खासे शब्द वहाँ पर वोकैबुलरी मिल गई थी एग्जाम में। फिर देखते हैं अगला शब्द यहाँ पर जो दिया गया है, सॉरी क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ वाले में आपसे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट कन्वे द मीनिंग ऑफ डाइवल्स। तो डाइवल्स एक शब्द है, और इस शब्द का जो ये चारों में से कौन सा है जो यहाँ पे मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो डाइवल्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक्सपोज होता है, या डिस्क्लोज होता है, कंसील होता है, या फिर रिवील होता है। तो यहाँ पर एक शब्द आपका दिया गया है कंसील। कंसील का मतलब होता है छुपाना, तो इसका जो है छुपाना का अर्थ निकलता है, इसलिए ये अलग हो जाता है। और जो यहाँ पर दिया गया है डाइवल्स, तो इसका मतलब होता है कि रहस्य खोल देना, रहस्य खोलना, या फिर किसी चीज़ से पर्दा हटा देना, यानी कि कोई बात है छुपा तो पा नहीं गए, जा करके बता दिया। जैसे कि आप यहाँ पर इमेज से समझ सकते हो, डेवल्स यानी कि बच्चे क्या होते हैं, तो चिल्ड्रेन डोंट कीप द सीक्रेट एंड ऑफन डेवल्स इन्फॉर्मेशन टू अदर। बच्चे क्या होते हैं, किसी इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट नहीं रख पाते हैं, वो क्या करते हैं, जाकर के दूसरों को बता देते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो डेवल्स। अब इसका डेवल्स का मतलब आपका रहस्य खोलना या प्रकट करना हो जाता है। अब अगर इसके सिनोनिम की बात करें और जो बन सकते हैं इंपॉर्टेंट है, तो एक फ्रेजल वर्ब या फिर क्या कह सकते हैं, स्पेशल शब्द बना करके पूछा जाता है, तो ओपन अप,
ओपन एक हो जाएगा यूपी अप, ओपन अप एक हो जाता है इसका सिनोनिम। या फिर हो सकता है एक दूसरा और हो सकता है SPILL स्पिल द BEEN हो सॉरी BEANS बीन्स स्पेल्स द बीन्स, यानी कि चीज़ों को उधेड़ के रख देना, खोल के रख देना। ये आपके ईडियम्स फ्रेज में हो सकता है कि पूछा जाए स्पेल्स द बीन, ये एक ही में लिखा जाएगा, मुहावरे जिनको बोलते हैं, या फिर ओपन अप। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हो। तो ये डेबल्स हो गया। अब डेबल्स के और कौन कौन से सिनोनिम हो सकते हैं, तो आपका डिस्क्लोज मतलब ओपन कर देना, रिवील खुलासा कर देना, पास ऑन, देखो यहाँ पर ऑन लिखा हुआ हमने एक ही जगह लिख दिया, तो ये पास ऑन क्या बोलते हैं, इस बात को आगे जाके बता दो, पास कर दो, पास ऑन। फिर क्या होता है एक्सपोज मतलब खुलासा कर देना, ब्रॉडकास्ट मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ होगी ब्रॉडकास्ट हो रही है टीवी पे, ठीक है, या फिर रेडियो पे, आप जाके उन्हें देख सकते हैं। लीक क्या बोलते हैं, पेपर लीक हो गया, यानी कि खुलासा हो गया, LEA के, तो ये इसके आपके सिनोनिम हो जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन थी या सेंसिटिव थी, उसको क्या कर दिया, खुलासा कर दिया, ठीक है, सबको पता चल गया। अब तो कंजील मतलब छुपा रहे हैं, तो ये आपका विकल्प सी उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये इसका मीनिंग नहीं निकाला। जब एक्सपोज हो गया, डिस्क्लोज हो गया, रिवील हो गया, ये सारे शब्द क्या कर रहे हैं, एक्सपोज मतलब खुलासा कर रहे हैं, डिस्क्लोज खुलासा कर रहे हैं, रिवील भी सब खुलासा कर रहे हैं, चीज़ों को छुपा नहीं रहे हैं, तो ये आपके सिनोनिम हो जाते हैं, लेकिन सी नहीं होगा। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 5 में आपसे क्या पूछा गया था। इसमें था कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट कन्वे द मीनिंग ऑफ सिमुलेट। तो सिमुलेट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, सिमुलेट का मतलब होता है कि दिखावा करना, किसी चीज़ को दिखावा करने के लिए या फिर प्रेजेंट करने के लिए बना करके तैयार करना। और ये कहाँ पर मेनली यूज़ होता है, वो टेक्निकल फील्ड में होता है, जैसे कि हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको, ये वर्ब के फॉर्म में यूज हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ कि टू क्रिएट अ मॉडल, या फिर क्या बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को प्रेजेंटेशन, किसके लिए, किस उद्देश्य के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ स्टडी और टेस्टिंग, यानी कि किसी चीज़ को अध्ययन करने के लिए या फिर टेस्ट करने के लिए। अधिकतर कहाँ यूज़ होता है, ये टेक्निकल में यूज़ होता है। तो क्या हो जाता है आपका सिमुलेट करना, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर इन चीज़ों को समझ पा रहे हो कि AI के द्वारा जनरेट किया गया, उसके मॉडल को परखा गया, स्टडी की गई कि क्या क्या कैसे क्या हो सकता है, तो क्या यहाँ पर सिमुलेट किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा, डज नॉट कन्वे द मीनिंग, कौन यहाँ पे सही मीनिंग नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर एक ही शब्द है जो है फेक। फेक क्या हो जाता है, फर्जी का दिखावा या फिर नकली, तो ये इसका क्या बोलते हैं, मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा है। बाकी यहाँ पर जो लिखा हुआ है इमिटेट मतलब क्या, उत्पन्न करना, बनाना, तो इसका यहाँ पर मीनिंग कन्वे करा। जनरेट का मतलब होता है आपका उत्पन्न करना, तो प्रोड्यूस हो सकता है इसका सिनोनिम। और रिप्रोड्यूस मतलब होता है पुनः इसको क्या बोलना, उत्पन्न करना। तो ये A B D आपके हैं, और C आपका जो है आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा है। अब सिमुलेट का एक और सिनोनिम हो सकता है जो मैं बता रहा हूँ, ये हो सकता है आपके EDM में पूछा जाए, मेक एज इफ टू, ठीक है, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ बना करके तैयार करना जो सिर्फ देख सके या उससे पढ़ सके, यानी कि बहाना करना, दिखावा करना, इस तरीके से उत्तर निकलेगा, क्योंकि वो उसको क्या कर रहे हैं, तो रिसर्च के पर्पज से बना रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, उसको स्टडी के पर्पज से बना रहे हैं। अब एक यहाँ पर शब्द लिखा हुआ इमिटेट का अलग स्पेशली आपसे सिनोनिम पूछा जाए, तो आप लिख सकते हैं इमुलेट, EMULATE, एमुलेट। इसका मतलब होता है नकल उतारना या फिर अनुकरण करना, कि जैसी कोई चीज़ है उसको वैसे ही बना देना। जनरेट का मतलब मैंने बताया कि वो होता है उत्पन्न करना, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं आप, पैदा करना। और इसका एक और सिनोनिम हो जाता है PROCREATE, प्रोक्रिएट, उत्पन्न करना। फेक का मतलब तो मैंने आपको बता दिया। फेक का मतलब हो सकता है सिनोनिम में पूछा जाए तो एक डमी हो जाता है, कहते हैं कि डमी व्यक्ति को जूम मीटिंग में या मीटिंग में भेज दिया गया है, तो डमी मतलब नकली हो जाता है, मतलब जो चीज़ पर्सन मतलब मेन पर्सन वहाँ पर नहीं जा रहा है, ठीक है। और फेक का और यहाँ पर हो सकता है इमिटेशन, ठीक है, IMITATION। एग्जैक्ट मत जाना, क्योंकि मैं शब्द पे जाकर के सीधे बता रहा हूँ, तो ये ऐसे सिनोनिम आपके बन सकते हैं, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर सिमुलेट चीज़ें आपको समझ में आ गई। अगला जो यहाँ पर दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट रफली द सेम एज ग्लिप। अब यहाँ पर सिनोनिम की बात कही जा रही है। एक शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है कि रफली, वर्ड मीन्स रफली द सेम एज ग्लिप, मतलब एकदम एग्जैक्ट तरीके से नहीं, रफली है मतलब ऊपरी ऊपरी अगर देखा जाए तो उसका मतलब सेम होगा, यानी कि डिटेल में नहीं जाना है। जैसे कि मान लेते हैं एक शब्द होता है कूट, तो यहाँ पर इस कूट के कितने अर्थ निकलते हैं। एक तो यहाँ पर जब मम्मी कूटती हैं तो एक कूट हो जाता है। एक यहाँ पर जब कोडिंग होती है, रीजनिंग में आप हिंदी वाले पढ़ते होंगे कि निम्न कूट का क्या सही उत्तर होगा, तो ये कूट मतलब हो जाता है, ठीक है। और एक यहाँ पर क्या होता है, जब राइस मिल में धान जाता है तो धान को कूट करके चावल निकालते हैं, तो ये कूट हो जाए। तो एक होता है कोड वाला कूटेंगे, धान वाला कूटेंगे, मम्मी वाला कूट वाला। तो एक शब्द के कितने अर्थ निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि रफली कौन से मीनिंग यहाँ पर कन्वे हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एज इट इज़ आप एग्जाम में पूछा गया है।
आप कहने मतलब जब आप सिनोनिम पढ़ें, डीपली जाएंगे, अगर डिक्शनरी खोलेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि फ्रिक्वेंसी सेट होती है कि किसका मीनिंग यहाँ पर सही निकल रहा है, मतलब कौन क्लोज जा रहा है, तो ऐसा समझा जाता है। तो शब्द यहाँ पर दिया गया है एज अ ग्लिप, तो ग्लिप का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। GLIB, तो इसका मतलब होता है कि फिसलनदार। अब जो चीज़ फिसलनदार होगी तो क्या होगी, वहाँ पर रुका नहीं जा पाएगा, यानी कि बिना रुकावट के, जब कोई बिना रुकावट के होगी तो क्या होगी, वो ग्लिप होगी, यानी कि बोलते जा रहे हैं रुक ही नहीं रहे, यानी कि क्या हो गया, वो क्या है FLUENT, तो फ्लुएंट। क्या बोलते हैं वो, मतलब वो इंग्लिश उनकी है या फिर हिंदी है, तो वो क्या बहुत फ्लुएंट है, ठीक है। तो ग्लिप का मतलब आपका अगर रफली सेम तो फ्लुएंट हो जाता है, तो विकल्प सी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर फ्लुएंट का मतलब यहाँ पर आप कुछ ऐसे समझ सकते हो, कोई आदमी बोलना शुरू करता है किसी के सामने और बोलता चला जाता है कुछ इस तरीके से, तो चीज़ों का मतलब आप निकाल सकते हैं। अब एक और इसका सिनोनिम रफली बोल रहे हैं हम, इसका एक और सिनोनिम हो सकता है, वो क्या हो सकता है, GARRALOUS, गैरुलस। गैरुलस का मतलब होता है आपका बातूनी, जो बातें करता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, ठीक है। या फिर इसका एक और सिनोनिम होता है TALKATIVE, टाकटिव, यानी कि बातूनी, जो बोलता ही जा रहा है, जिसको क्या है बोलता जा रहा है, कुछ भी बोलने से मतलब है। या फिर कह सकते हैं जो बोलता जा रहा है या किसी सामने प्रेजेंट हो गया, याद करने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं कि कोई दिलफेक आशिक है, मिल गया तो जो समझ में आया बोल ही दिया या बोलता ही जा रहा है, ठीक है। तो गैरुलस, टैकेटिव, या यहाँ पे ग्लिप का मतलब फिसलनदार, यानी कि बिना रुके, बिना रुकावट के, यानी कि वो फ्लुएंट। तो विकल्प से यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाता है। अब यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि हाल्टिंग, तो हाल्टिंग का मतलब होता है, जैसे कि आप देखते होगे कि ट्रेन चलती है तो छोटे स्टेशन के बीच में पड़ते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक हाल्ट है, जब छोटी लाइन पर दिखता है, जब चलते होंगे तो वहाँ पर ट्रेन रुक जाती है, तो हाल्टिंग का मतलब हो जाता है कि रुक रुक कर बोलना, ठीक है। और एक शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है स्टम्बलिंग, तो स्टम्बलिंग का मतलब होता है आपका लड़खड़ाना, ठीक है, लड़खड़ाना, एकदम एग्जैक्ट सीधे ना चलना, लड़खड़ा जाना। फ्लैटरिंग का मतलब क्या हो जाता है, आप सॉरी फाल्टरिंग, फाल्टरिंग का मतलब होता है आपका अटकना, ठीक है। तो इन चारों का मीनिंग हो गया और सी का मतलब हमने आपको बता दिया। फिर हो जाता है विकल्प, क्वेश्चन नंबर आपका जो 7 है, उसमें क्या पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स रफली द सेम, यानी कि रफली मीनिंग जो है उसका सेम होगा, तो ऐसा कौन सा होगा। और शब्द दिया गया है सिनिकल, तो पहले देख लेते हैं कि सिनिकल का मतलब क्या होता है। CYNICAL, सिनिकल का मतलब आपका जो हो जाता है वो हो जाता है संशयी, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी पे विश्वास ना कर सके, या फिर दूसरे शब्दों में अगर याद रखने के लिए मैं आपको बताऊं एक शब्द में, तो अविश्वासी जो व्यक्ति है उसको क्या बोलते हैं, सिनिकल। कुछ लोग इसको, इस शब्द को सनकी भी बोलते हैं। सनकी क्या करता है, कभी कुछ भी करता है, किसी पे कोई विश्वास नहीं करता। तो इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, इसका सिनोनिम हो सकता है, एक शब्द है INFIDEL, इनफिडल, या फिर एक और शब्द लिखा हुआ है जैसे कि क्या है INCREDULOUS, इनक्रेडुलस। इससे पहले मैंने बताया था कि क्रेडुलस का मतलब होता है विश्वसनीय, उसके आगे IN लगा करके उसका विलोम बना दिया गया, तो इनक्रेडुलस। देखिए एक ही शब्द से कितने यहाँ पर आपके सिनोनिम एंटोनिम तैयार हो रहे हैं। या फिर इनफिडल, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा संदेह करता रहे, संशयी हो, विश्वास किसी पे ना कर पाए। जैसे कि यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है, ये कार्टन लिए जा रहा है, अभी क्या कह रहा है कि ये हमको दे दो, इसके दिमाग में क्या चल रहा है कि कहीं ये इस तरीके से लेकर के ना भाग जाए इसमें से, ठीक है, यानी कि विश्वास नहीं कर पा रहा है, अविश्वासी या संशयी टाइप का है। अब इसका सिनिकल का रफली सिनोनिम यानी कि सेम पूछा जा रहा है, कौन सा होगा, तो विकल्प ए यहाँ पर इसका सिनोनिम हो जाता है, यानी कि सेप्टिकल। सेप्टिकल जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, वो विश्वास नहीं कर पा रहा है। फिर यहाँ पर एक शब्द दिया गया है होपफुल, तो होपफुल मतलब क्या बोलते हैं, आशावान, क्या बोलते हैं कि आप आशान्वित रहिए, ठीक है। तो यानी कि होपफुली ऐसे होना चाहिए, ऐसा हो सकता है या हो जाए हमारे जीवन में। तो यहाँ पर जो आशावान हो गया, अब होपफुल, तो होपफुल का एक और सिनोनिम होता है जो नोट कर लीजिए, हो सकता है आपको एग्जाम में मिल जाए, इंपॉर्टेंट है, वो है OPTI, फिर हो जाता है आपका MISTIC, ऑप्टिमिस्टिक। क्या बोलते हैं, अपनी चीज़ों को लेकर के ऑप्टिमिस्टिक रहिए, यानी कि आशान्वित रहिए, तो ये ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है। एक और इंपॉर्टेंट शब्द है वो है सैंग्विन, SANGUINE, सैंग्विन, तो सैंग्विन हो गया। फिर यहाँ पर लिखा हुआ विकल्प, तो इतने की क्या हो जाते हैं, ये होपफुल यानी कि आशावान के आपके सिनोनिम हो जाते हैं। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है चीरफुल, तो चीरफुल का मतलब क्या होता है, जब यहाँ पर क्या हो, प्रसन्नता जाहिर की जाए,
प्रसन्न, ठीक है, जब कोई व्यक्ति प्रसन्न हो। आप क्रिकेट में देखते हैं कि क्या होते हैं, चेयर लेडी होती हैं, वो क्या करती हैं, जब खुशी जाहिर करने के लिए वो डांस करती हैं, मतलब जब वहाँ पर कोई पॉजिटिव होता है वहाँ पर क्रिकेट में, तो उनको क्या बोलते हैं, चेयर लेडी बोलते हैं। तो चेयरफुल मतलब आपका हो जाता है प्रसन्न। अब इसका एक सिनोनिम होता है, नोट कर लीजिए, जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं यहाँ ढूंढ के आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। शब्द है ELATE, इलेटेड, इसका सिनोनिम हो जाता है। एक और हो जाता है आपका HILARIOUS, हिलेरियस हो जाता है। तो यहाँ पर ये 3 वर्ड इसके मिल गए। पॉजिटिव तो आप जानते हैं कि क्या होता है, सकारात्मक, क्योंकि आपसे हमेशा सकारात्मक रहने के लिए कहा जाता है। और आप इस बात को लेकर सकारात्मक रहिए कि इस सीरीज से इनमें या फिर जो PYQ का जो हम यहाँ पर सोल्यूशन दे रहे हैं, इससे आपको मदद मिलेगी। Which of the following word means roughly the same, वैसे ही रफली सेम कौन सा होगा। शब्द क्या है, डिसीमेट, DECIMATE। अब डिसीमेट का मतलब क्या होता है, डिसीमेट का मतलब होता है किसी चीज को तबाह कर देना, तबाह करना, या फिर कह सकते हैं कि मिटा देना। हो सकता है ना समझ में आ रहा हो तो आप नोट कर लीजिए, एक शब्द होता है कि सर्वनाश कर देना। एक ही चीज यहाँ पे मतलब निकल रहे हैं। अब यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। तो यानी कि एनिहिलेशन का मतलब क्या होता है आपका, तबाह कर देना, ठीक है, डिसिमेट कर देना या फिर सर्वनाश कर देना। जैसे कि यहाँ मान लेते हैं कि ये देखो, ये फोर्ट था, मतलब एक किला था, अब वहाँ पर बम या मिसाइल से हमला कर करके इसको क्या कर दिया गया, डिसिमेट, एनिहिलेट कर दिया गया, यानी कि बर्बाद, तबाह कर दिया गया, यानी मिटा दिया गया, सर्वनाश कर दिया गया। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक दिया गया है शब्द, क्या है, डिप्रीकेट। तो डिप्रीकेट का एक सिनोनिम होता है, आप नोट कर लीजिएगा, डिबेस, यानी कि DEBASE, यानी कि इसमें क्या हो जाता है, किसी चीज का जो मूल्य होता है या उसकी कीमत होती है उसको कम करना होता है, ठीक है, किसी चीज की जो मूल्य है उसको कम कर देना, डिप्रीकेट यानी कि डिबेस। आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे, डिप्रिसिएशन मतलब मूल्य का कम हो जाना, यानी कि एक शब्द में समझें तो क्या हो जाता है, मूल्य ह्रास। कहते हैं कि इस शब्द, इस चीज का मूल्य ह्रास हो गया, या खासकर आप GDP में पढ़ते हो, मूल्य ह्रास वहां पर घटाया जाता है, GDP GNP, ठीक है, तो वहां की मैं बात कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है डिसिफर, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, डिसिफर का या फिर डिसाइफर का मतलब आपका हो जाता है चीजों को डिकोड करना। कैसे, मान लो कोई ऐसी चीज है जिसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया, यानी कि वो क्या है, वो गूढ़ लिपि है और उसको कोई व्यक्ति पढ़ सके या फिर उसका मतलब बता सके, यानी कि समझना या समझाना, मतलब पहले वो समझेगा तभी तो किसी को बताएगा, तो समझना। अब डिसाइफर का एक शब्द आप पढ़ते होंगे कि अशोक के जो शिलालेख थे उनको सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने उसको सबसे पहले रीड किया था। इसलिए जेम्स प्रिंसेप जो इंग्लिश में पढ़ोगे तो उन्होंने क्या लिखा जाता है कि ये जो शिलालेख हैं वो डिसाइफर किए गए किसके द्वारा, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। तो आपको यहाँ पर GS का भी पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर डिकोड करना, तो डिकोड क्या हो जाता है, डिकोड इसी का सिनोनिम हो जाता है। तो विकल्प डी यहाँ पर इसका सही उत्तर था। अब देखते हैं आपसे क्या पूछा गया था कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच कंटेन्स अ मिस्टेक, यानी कि इसमें किसी में एरर है, किसमें एरर है वो आपको बताना है। दिया गया है माय फादर इज वन ऑफ दोज पीपल हु डजंट लाइक फुटबॉल। अब यहां पर जो आप देखोगे कि जो यहां पर दिया गया है इज वन ऑफ दोज, तो वन ऑफ दोज यानी कि जैसे कि आप यहां पर देखेंगे वन ऑफ दोज मतलब कई सारे व्यक्ति हैं, उनमें से किसी एक की बात कही जा रही है, तो उनमें से मैं एक हूं। तो यहां पर इस तरीके से जो लिखा हुआ वन ऑफ दोज हु डजंट लाइक, तो डजंट की जगह पर इसके अकॉर्डिंग यहां पर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा DONT, डोंट लाइक फुटबॉल। तो कहां पर इसमें एरर है, इसमें एरर आपके हो जाती है विकल्प डी में, तो आपका सही उत्तर आपका विकल्प डी हो जाएगा। अब वन सिर्फ आपके इतने में नहीं निकलते हैं जो आपके सामने प्रेजेंट है, तो इन्हें आप देख सकते हैं, याद रख सकते हैं कि आगे जब एग्जाम में आए तो हम इनको डील कर सकें। फिर देखते हैं यहाँ पर भी एरर के बारे में पूछा गया प्रश्न संख्या 10 में। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि द मेन आइडियल along with the jewels were found missing this morning। अब यहाँ पर एक शब्द देखते हैं, एक शब्द दिया गया है along with। अब ये जो पार्ट हो जाता है ये हो जाता है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हो जाता है, यानी कि जब कोई सब्जेक्ट करता है उसके साथ में जब वर्ब क्रिया है वो एग्री करेगी तभी तो सेंटेंस सही होगा, अगर वो गलत होगा तो सेंटेंस में एरर होगी। अब यहाँ पर एरर कहाँ पर है, तो इससे पहले हम आपको चीज़ें पहले क्लियर कर देते हैं। देखिए एक पॉइंट होता है कि यदि नाउन या प्रोनाउन कोई शब्द है वो किससे जुड़े हों, क्योंकि ये कंजक्शन का काम करते हैं, एज वेल एज से जुड़े हों या फिर इन एडिशन टू से जुड़े हों, बीच में इन दोनों के बीच में हो, या फिर बिसाइड्स से जुड़े हों, VISIDES बिसाइड से, या फिर लाइक या फिर अनलाइक
या फिर विद, या फिर along with, या फिर together with, या फिर accompanied to, by, led by, या फिर headed by, या फिर guided by। सारे सब नोट कर लीजिएगा, कंट्रोल्ड बाय, या फिर गवर्नड बाय, या फिर रादर देन, और एंड नॉट। तो ये अगर इसके अलावा अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्वेश्चन बनेंगे तो हो सकता है इनमें से कोई आ सकता है। ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, एरर में आ सकता है, ठीक है, किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, या फिर क्या दे देंगे, क्लोजर्स दे देंगे, हो सकता है उसमें से पूछ ले। तो इनमें क्या होगा, इस तरीके से अगर कोई शब्द आए जुड़े हों तो क्या होगा, वर्ब का पहला नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होता है। जैसे यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कि यू यानी कि एज वेल एज योर सिस्टर व इन द रॉन्ग। अगला देख लेते हैं, ही टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स इज कमिंग। अब देखो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है, देखो प्लूरल होगा, लेकिन यहाँ पर इज लगाया गया है, यानी कि ही के अकॉर्डिंग, यानी कि पहले वाले के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब को रखा जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर यू लिखा हुआ है, लेकिन सिस्टर यहाँ पर सिंगुलर है तो यहाँ पर वर्ब की जगह पर वाज होना चाहिए था, लेकिन पहले के अकॉर्डिंग व्यू है तो यहाँ पर आपका वर्ब रखा जा रहा है। ठीक है, तो आप चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर एरर कहाँ पर, यहाँ पर देखिए अलॉन्ग विद द ज्वेल्स, ठीक है, द मेन आइडियल। तो यहाँ पर क्या है, ये सिंगुलर प्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पर वाज की जगह पर क्या हो जाएगा, सॉरी वर्ब की जगह पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वाज। तो विकल्प बी में आपको यहाँ पर एरर मिलेगी। तो सही उत्तर आपका क्या होगा, वो हो जाएगा विकल्प बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया था टेस्ट में या फिर आपके एग्जाम में। क्वेश्चन था कि 11 नंबर की, इसमें भी हमें आपको जो मिस्टेक है कंटेन कर रहा है उसे फाइंड करना है। क्या दिया गया है, नीदर द मैनेजर नॉर हिज सेक्रेटरी वर अवेलेबल फॉर द कमेंट्स, यानी कि ना तो मैनेजर अवेलेबल था ना ही उसका सेक्रेटरी था, किसके लिए, कमेंट्स यानी कि कुछ कहने के लिए। अब इधर और पहले देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखें, ये जो आपका सेंटेंस है यहाँ पर क्या लिखा हुआ, नीदर नॉर, आपने देख लिया ना। अब इन्हीं को देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। नीदर नॉर का मतलब होता है कि ना तो ये और ना तो वो, ऐसा अर्थ निकलता है, मतलब कोई नहीं, नेगेटिव सेंस में जाता है, उसी पे आपका क्वेश्चन बना हुआ है। अब ये किसी चीज़ को जोड़ने के लिए लिखा जाता है, ठीक है, या उस जब जोड़ा जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, कंजक्शन। और कंजक्शन को हमने डिटेल में पढ़ा रखा है क्लासेस में, पुरानी वाली क्लासेस जाके पढ़ी, क्योंकि ग्रामर नहीं चेंज होती है और जो सारी चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है, उन सारी चीज़ों को हमने शामिल किया है, तो उन क्लासेस से आपको मदद मिलेगी, आप उन्हें जाकर के कवर कर लीजिए। फिर लिखा हुआ है कि ये स्ट्रक्चर नीदर, फिर स्पेस हो, बीच में कुछ होगा और उसको क्या करेंगे, फिर नॉर से ऐड करेंगे। अब ये क्या करता है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट देता है किसी दो चीज़ों के बारे में या फिर दो लोगों के बारे में। क्या बोलता है, ना तो ये ना तो वो, ना तो मैनेजर था ना तो सेक्रेटरी था, ऐसा निकलता है। ठीक है, अब नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स केम बैक, तो इस तरीके से ये सेंटेंस बनते हैं। अब इधर और में क्या होता है, क्या बोलते हैं, या तो ये या तो वो, या क्या बोलते हैं, या तो तुम या तो तुम्हारा भाई, इस तरीके से सब निकलता है इधर और। अब ये क्या होते हैं, ये भी कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं। हो सकता है अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि किस टाइप का कंजक्शन, तो ये आपका कोरिलेटिव कंजक्शन है। ठीक है, अब यहाँ की अगर बात करें तो ये क्या होते हैं, ये जोड़ते हैं किन्हीं दो टाइप्स को। वो टाइप्स कैसे होंगे, एकदम सेम टाइप के होंगे। जैसे क्या बोला, या तो आपका भाई या तो आप, यानी कि जहाँ आपका सेंटेंस देखिए कि देख लेते पहले वाला है, यू ऐड ईदर 1 और 2 क्लोव ऑफ गार्लिक, यानी कि 2 कलियाँ आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसकी गार्लिक की। यू कैन इधर राइट आप फोन टू रिक्वेस्ट अ कॉपी, यानी कि देखो सेम बात है, यानी कि या तो आप लिख सकते हो या फिर फोन से रिक्वेस्ट कर सकते हो कॉपी के लिए। ठीक है, यानी कि वहाँ पर जो प्रवृत्ति होगी सेम टाइप की होगी। और ये क्या होते हैं, इज कंसीडर्ड इन अ सिंगुलर। ठीक है, ये सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ, यानी कि 11th वाले पार्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है कि नीदर नॉर। अब यहाँ पर जो चीज़ें आ जाती हैं वो आ जाती हैं सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ, सेक्रेटरी क्या दिया गया, सेक्रेटरी आपका सिंगुलर है, और मैंने क्या बोला, सिंगुलर काउंट होता है। तो जो यहाँ पर वर लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा, अगर इसकी जगह पर वाज होता तो ये आपका सही हो जाता। तो विकल्प सी में आपकी त्रुटि थी, यानी कि एरर था। तो इधर और नीदर नॉर आपको समझ में आ गया होगा। फिर देख लेते हैं प्रश्न संख्या 12 में क्या था, डायरेक्शंस जो दिए गए थे। यहाँ पर चूज द ऑप्शन बेस्ट कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब इनको भरने के लिए से पूछा गया था, और इनमें अधिकतर काम आते हैं आपके आर्टिकल और प्रीपोजिशन। तो आर्टिकल और प्रीपोजिशन की आपकी क्लास कंप्लीट है, इस तरीके से आप देखोगे थंबनेल आपको पुरानी क्लासेस मिल जाएंगी। जैसा कि मैंने बोला ग्रामर चेंज नहीं होती है, इसलिए हमने नई क्लासेस ग्रामर की नहीं ली हैं, और कुछ जो इंपॉर्टेंट बढ़ते जा रहे हैं क्वेश्चन का लेवल, वो हम इन सारी क्लासेस में ऐड करते जा रहे हैं। तो इन्हें जा करके आप देख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि इनके बिना आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको रिवीजन हो जाएगा, अगर आप नए हैं तो क्लासेस ऐसे बनी हुई हैं कि आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो इन क्लासेस को आप कंप्लीट कर लेना, खासकर फिगर ऑफ स्पीच की भी क्लास को। अब देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सील्ड ट्रेडर विल बी रिसीव्ड, फिर यहाँ पर दिया गया है ब्लैंक स्पेस द ऑफिस, फिर ब्लैंक स्पेस द चीफ इंजीनियर। अब यहाँ पर क्या आएगा, लिखा है कि सील्ड ट्रेडर विल रिसीव्ड
द ऑफिस, तो द ऑफिस में एट नहीं लगेगा, फ्रॉम नहीं, टू नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा यहाँ पर इन लगेगा, क्योंकि कोई चीज़ क्या हो रही है, ऑफिस में रिसीव हो रही है, तो इन हो गया। अब इनके बाद यहाँ पर क्या है, ऑफिस, किसका ऑफिस था, चीफ इंजीनियर का ऑफिस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, इन ऑफ। और ये चीज़ें हमने आपको अच्छे से पढ़ा रखी हैं प्रीपोजिशन में। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 13 में भी यहीं पर ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि द सीरियस स्टूडेंट, फिर ब्लैंक स्पेस, दिस ग्रुप आर द वंस हु डिमांड द मोस्ट, फिर ब्लैंक स्पेस, द कॉलेज। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 वाले में, यहाँ पर द सीरियस स्टूडेंट, यहाँ पर किसके, द दिस ग्रुप, यानी कि इस ग्रुप के, और जब के आ गया तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ऑफ। द सीरियस स्टूडेंट इस ग्रुप के जो हैं, आर द वंस, वो हैं वंस हु डिमांड्स द मोस्ट, जो मांग करते हैं किसमें, अब यहाँ पर ऑफ हो गया, ठीक है, यहाँ पर ऑफ हो गया, फिर यहाँ पर मोस्ट, इसके बाद क्या लगा देंगे, इन, तो यहाँ पर कहाँ पर इन और ऑफ आ रहा है, इन और ऑफ, इन और ऑफ, इन और ऑफ आपका विकल्प ए में आ रहा है, तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कॉलेज में मांग कर रहे हैं और किसी ग्रुप के लड़कों की बात कही जा रही है, तो ये प्रीपोजिशन से रिलेटेड थे, तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो गया। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 14 में, आपका वही फिल करना था, दिया गया है कि दिस वॉल कोलैप्स्ड, फिर यहाँ पर देखो एक भरना है, अ क्राउड, फिर भरना है पीपल हु बरीड, फिर भरना है फिर द रबल। अब देखो कोई दीवार गिरती है, हो सकता है ये आपको थोड़ा टफ पड़े तो मैं उल्टा चल रहा हूँ, कोई मान लेते हैं कि कोई दीवार गिरी है, दिस वॉल कोलैप्स्ड, दीवार गिरी, कोलैप्स्ड, क्राउड। अब क्राउड यानी कि भीड़ पर गिरी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑन हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर मान लेते हैं ऑन लिख लिया, तो इस तरीके से इसको मैनेज करो, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर, क्राउड ऑफ पीपल, और जो हु वर बरीड, मतलब जो थे वो कौन से थे, तो जो पीपल्स थे वो कौन से थे, भीड़ के थे, के का मतलब आपका क्या हो जाएगा, ऑफ, तो अब क्राउड ऑफ पीपल हो गया, हु बरीड, अब बरीड दीवार के क्या हो गया, दफन हो गए उसके नीचे, जो द रबल, रबल का मतलब होता है जो आपका मलबा होता है, जब कोई दीवार गिर जाती है क्या बचता मतलब, तो उसके अंदर दफन हो गए, तो इन तो लगेगा नहीं, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, उसके नीचे जब दफन हो जाते हैं तो वो वहां पर मतलब कुछ नीचे आ जाती है तो वो अंडर हो जाता है, तो ऑन ऑफ अंडर, ऑन ऑफ अंडर विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इन कहां पर है, बॉक्स के अंदर, ठीक है, ऊपर है तो ऑन, अंडर मतलब उसके नीचे, अब मलबे के अंदर होंगे तो कुछ इस तरीके की पोजीशन होगी, तो ये क्या है, ये है आपके प्री पोजीशन, ठीक है, जो पहले से निर्धारित पोजीशन स्थिति को दर्शाएं, तो आप वो क्लास कंप्लीट कर लीजिएगा प्रीपोजिशन की। फिर आगे दिया गया प्रश्न संख्या 15 में आपसे क्या पूछा गया था, 15 में वही था आपका फिल करना था, इसमें लिखा गया है कि इफ आई वर रिचर, यानी कि मैं, यदि मैं अमीर होता तो, आई अ बेटर लाइफ होता तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक रूल होता है, मैं बता दे रहा हूँ कि यदि मैं होता, तो ये आपका जो बनता है वो, यहाँ पर दो सेंटेंस आप देख पा रहे हैं, पहला वाला सेंटेंस क्या दिया गया है और दूसरा वाला आपका क्या दिया गया है, तो इस तरीके से क्या कंडीशन दिखा रहा है, ये पास्ट परफेक्ट में दिखा रहा है, ठीक है। इफ आई वर रिचर, यदि मैं अमीर होता तो, वुड है तो मैं ये करता, तो विल तो होगा नहीं, यानी कि कर, और ना तो ये हैड होगा, यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वुड हैव, ठीक है, फिर हो जाता है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब इस तरीके की कंडीशन है, दो सेंटेंस हो, तो आपका ये वाला आपका अलग सेंटेंस हो जाएगा, और जो दूसरा सेंटेंस बनेगा तो उसकी कंडीशन कुछ इस तरीके से होगी, जैसे कि क्या लिख सकते हैं, WOULD वुड हैव, फिर यहाँ पर लिख देंगे V3, यानी V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर लिव्ड हो जाएगा, ठीक है, लिव्ड आपकी V3 होगी, फिर यहाँ पे वुड हैव, यानी कि क्या हो जाएगा, विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आई होंगी। प्रश्न संख्या 16 में दिया गया है कि व्हेन अ सोल्जर, यानी कि जब एक सिपाही, फिर लिखा हुआ ब्लैंक स्पेस, डाउन टू रेस्ट ऑन द ट्रेन, ठीक है, वो ट्रेन में क्या हुआ, रेस्ट करने के लिए लेटा या डाउन हुआ, हिज राइफल नियर हिम, अब यहाँ पर इसके पहले क्या आएगा वो हमें बताना है। तो एक चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि जब कोई व्यक्ति लेटता है, ठीक है, सीट पर या बेड पर, मतलब कह सकते हैं सोया सोफे पर, जैसे कि आप यहाँ पे पोजीशन देख रहे हो, तो यहाँ पर लिखते हैं लाई, ठीक है, तो सोल्जर लाई। अब ये क्या हो रहा है, व्हेन, जब सिपाही क्या लेटा, यानी कि कोई चीज़ हो चुकी है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आप LAY, तो यहाँ पर पहले वाले में क्या हो जाएगा LAY, तो ये ले हो जाएगा पहले वाले में LAY। दूसरा यहाँ पर क्या पॉइंट है कि उसने राइफल को किया, यानी कि किसी चीज़ को वहाँ पर उसने रखा, खड़ा कर दिया बगल में, यहाँ पर कहीं पर रख दिया सिपाही ने, ठीक है, राइफल को खड़ा कर दिया, तो जब किसी चीज़ को ऐसे खड़ा कर दो क्या लिखते हैं, वहाँ पर ले हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ले मीन्स टू पुट और सम या सेट समथिंग, मतलब किसी चीज़ को जब क्या करते हैं, रखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ले हो जाता है। अब यहाँ पर ले की जो सेकंड फॉर्म ला, क्योंकि वो काम हो चुका है, किया था उसने, तो लेड हो जाएगा, तो दूसरे वाले में क्या हो जाएगा आपका LAID, लेड हो गया। तो विकल्प कौन सा आपका सही, देखो ले और लेड। व्हेन द सोल्जर लेड टू डाउन टू ऑन द ट्रेन, ही लेड हिज राइफल
नियर हिम। तो उम्मीद है आपको ये वाला जो कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो गया होगा। अब यहाँ पर ले, लेट, लेट, V1 V2 V3 दिया गया। V1 V2 V3 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और जो पार्टिसिपल होता है जिसमें ING जोड़ देते हैं कुछ लोग, उसको V4 भी बोलते हैं, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। तो फोर्थ बोले या फिफ्थ बोले, आपको तो क्वेश्चन सही करके नंबर लेना है, आपको कौन सा PhD करनी, तो उसी हिसाब से हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाए। फिर देखते हैं यहाँ पर प्रश्न संख्या जो 17 थी, इसमें भी आपको चूज करके सही ऑप्शन बताना था। सेंटेंस में लिखा हुआ है कि आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हर, तो उसको बधाई दी किसके लिए, हिट सक्सेस, तो सक्सेस फॉर सक्सेस के लिए, सक्सेस के लिए, सक्सेस पे। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा वो सक्सेस यानी कि ऑन रहेगा। जब कोई सफल होता है तो सफलता पर बधाई दी जाती है, तो ऑन हो गया। प्रमोटिंग क्लीनलीनेस और फिर इन हर स्कूल, यानी कि जो सफाई थी, सफाई अभियान था, उसको प्रमोट करने के लिए। अब सक्सेस यहाँ प्रमोटिंग कहाँ पर, यहाँ पर क्या, कॉलेज में, सॉरी स्कूल की बात हो रही है, तो विकल्प आपका बी सही उत्तर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर इन की बात कही जा रही है, तो ऑन और इन हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेट हर ऑन हर सक्सेस इन प्रमोटिंग क्लीनलीनेस और इन हर स्कूल, विकल्प बी आपका सही उत्तर है इसमें। 17 हो गया। अब 18 में भी फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं कि विल यू प्लीज एक्सक्यूज मी फ्रॉम द स्विमिंग लेसन टूडे, यानी कि क्या आप क्या कर सकते हैं, मुझे आज छुट्टी दे सकते हैं, जो आपका स्विमिंग जो आपके लेसन चलते हैं उससे सिर्फ आज के लिए। क्यों, आई माई बैग, तो आई हर्ट, आई विल हैव हर्ट या फिर हैड हर्ट, तो कुछ हो चुका है, यानी कि मतलब जो भी काम हो चुका है, तो वहां पर विल तो कतई नहीं आएगा, सिर्फ हर्ट नहीं आएगा। सिर्फ हर्ट का मतलब कि क्योंकि काम यहाँ पर जो हो चुका है, तो जब हो चुका होता है तो यह सेंटेंस में आपका क्या होता है, वो परफेक्ट में जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 18 के लिए वो हैव होगा, विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि हैव हर्ट, यानी कि उसकी जो कमर है वो चोटिल हो चुकी है या फिर जो पूंछ भी उसमें मोचा चुकी है। तो आई हैव हर्ट माई बैक, यानी कि कमर में दिक्कत आ चुकी है, तो विकल्प सी आपका सही उत्तर हो गया। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 19 में क्या पूछा गया था कि हिज पेरेंट्स हैव, फिर लिखा हुआ है ब्लैंक मनी बट नॉट इनफ टू पे हिज फुल कॉलेज फीस। अब सेंटेंस में जो आपके ऑप्शन है क्या है, फ्यू, आ फ्यू, लिटिल, आ लिटिल। अब तो पहले क्या करते हैं, फ्यू, आ फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, इन सबको कवर कर लेते हैं, यानी कि अब जब भी एग्जाम में आए तो आपको चीज़ें क्लियर हो। देख लेते हैं कि लिटिल का मतलब यहाँ पर क्या है। तो लिटिल का मतलब यहाँ पर हो जाता है कि जब किसी चीज़ को ऐसे हम दर्शाते हैं कि इतनी कम मात्रा में वो है, इतनी ना के बराबर है कि हमारा काम नहीं चल सकता है, ठीक है, तब वो क्या हो जाएगा, आपका लिटिल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम सॉरी आई स्पीक लिटिल फ्रेंच, मतलब मैं माफ़ी चाहूँगा मुझे फ्रेंच नहीं आती, कुछ इस तरीके से, यानी कि इतनी फ्रेंच आती कि काम नहीं चलने वाला। फिर से मैं बोल रहा हूँ सेंटेंस, देयर वाज लिटिल टाइम टू फिनिश माई होमवर्क, मतलब इतना टाइम है मेरे पास में कि मैं होमवर्क कंप्लीट नहीं कर सकता। फिर यहाँ पर क्या पढ़ सकते हैं, द किटन इज लिटिल, ठीक है, जो बिल्ली का बच्चा वो क्या है, छोटा है। आई हैव ड्रंक लिटिल वाटर दिस मॉर्निंग, मतलब मैंने ना के बराबर एकदम कम पानी पिया है। कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि बाइक में पेट्रोल इतना ज़्यादा है कि वो मतलब किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस तक जा नहीं सकती है, तो एकदम निगेट कर रहा है। निगेट का मतलब होता है कम करना, कम हो जाना, तो ये निगेटिव शो करेगा। अब अगर उसी लिटिल के आगे आ लग जाएगा, अ लिटिल, तो ये शो करेगा कि पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि फ्रिज में दूध इतना है कि चाय तो बन सकती है, यानी कि वहाँ पर आप आ लिटिल कर सकते हो कुछ इस तरीके से। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, यानी कि फ्रिज में आ लिटिल कुछ दूध पड़ा हुआ है। वुड यू लाइक अ लिटिल वाटर, क्या आपको कुछ पानी पसंद है, मतलब चाहिए होगा, इस तरीके से आपसे पूछा जा रहा है, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव करेगा। अब ये यूज़ कहाँ पर होगा, ये यूज़ होगा नॉन काउंटेबल नाउन्स में, यानी कि ऐसे नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। इसलिए मैंने क्या बोला कि यहाँ पर देखो सेंटेंस में मिल्क लिखा हुआ है, वाटर लिखा हुआ, वाटर को आप काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है बिट ऑफ पाई, ठीक है, मतलब किसी चीज़ का कोई हिस्सा, ठीक है, तो ये चीज़ समझ गया क्या होगा। अब यहाँ पर देखो सब लिखा हुआ है कि शुगर, अब इनको आप काउंट नहीं कर सकते, तो ये कहाँ यूज़ होगा, ये यूज़ होगा नॉन काउंटेबल में। तो लिटिल आपको क्लियर हो गया। अब लिटिल का मतलब आप समझ गए ऑलमोस्ट नथिंग, मतलब एकदम ना के बराबर, या फिर कह सकते हैं जितनी भी उसकी क्वांटिटी है या मात्रा है वो क्या है, इतनी कम है जो हमारे मतलब भर की नहीं है। मैंने क्या बोला कि गाड़ी में पेट्रोल इतना है कि पेट्रोल पंप तक भी नहीं पहुंचेगी, इस तरीके से ऐसा कुछ समझना है। ये सेंटेंस कब जब आप पढ़ेंगे तो सेंस निकल करके आ जाएगा। फिर लिखा हुआ है आफ्यू। अब आफ्यू का मतलब क्या होता है, तो आफ्यू रिप्रेजेंट अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ये रिप्रेजेंट करता है कि
पॉजिटिव है। अभी कहाँ यूज़ होगा, इट इज़ प्लूरल नाउन, ये यूज़ होता है जो आपके जो नाउन होते हैं वो प्लूरल होते हैं, यानी कि बहुवचन होते हैं। इट मीन्स सम स्मॉल अमाउंट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ चीज़ वहाँ पर है, जैसे कि आ फ्यू लिखा होगा फिर प्लस लिखा होगा, यानी कि उसके किससे जुड़ा होगा, वो जुड़ा होगा प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी कि यहाँ पर जो होगा उनको हम काउंट कर पा रहे होंगे। यहाँ पर हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं, पानी को, शुगर को, मिल्क को काउंट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आ फ्यू में हम चीज़ों को काउंट कर लेंगे, यानी कि काउंटेबल नाउन्स होंगे। सेंटेंस पढ़ के बता रहे हैं हम, जैसे कि ही हैज़ आ फ्यू गुड फ्रेंड्स सो ही हैप्पी, यानी कि एक व्यक्ति उसके पास कुछ दोस्त हैं जिससे कि वो खुश रहता है, ठीक है। अब देख लेते हैं फ्यू में, फ्यू क्या होगा, ये भी यूज होगा उसी तरीके से, लेकिन ये ऐसा दर्शाएगा लिटिल की तरह है, मतलब इतना चीज, इतने लोग हैं, मतलब ऐसे इतनी चीजें हैं कि वो पर्याप्त नहीं है, यानी कि ना के बराबर है। या ये भी ऐसा यूज होगा कि फ्यू लिखेंगे उसको जोड़ देंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन से, लेकिन ये तब यूज करेंगे जब चीजें पर्याप्त नहीं होंगी। देखो सेम सेंटेंस यहाँ पे लिखा, सेम सेंटेंस हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, आई हैव गॉट फ्यू फ्रेंड्स इन द सिटी सो आई एम लोनली, मतलब मेरे पास इतने फ्रेंड, इस शहर में इतने दोस्त हैं कि मैं अकेला ही रहता हूँ, यानी कि दोस्त हैं ही नहीं, ठीक है। फ्यू, अब दोस्तों को तो गिना जा सकता है, तो फ्यू हो गया, लिटिल यहाँ पे थोड़ी ना लगा देंगे, तो आपको फ्यू लिटिल चीज़ें समझ में आ गई। अब इस सेंटेंस को देखते हैं। अब एक क्वेश्चन पे कितने आपके एग्जाम में बनेंगे, बनने दो, आप तो कर ही लोगे ना इतना पढ़ने के बाद, रिवाइज करने के बाद में। अब 19 में क्या दिया गया था कि हिज पेरेंट्स हैव मनी। अब देखो रुपीज़ की बात नहीं की जा रही, रुपीज़ तो आप काउंट कर सकते हो, जो मनी की बात कही गई तो आप इनको क्या करोगे, आप गिनोगे कितना था, 2 मनी थी, 3 मनी थी, 4 थी, इस तरीके से नहीं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अ लिटिल, यानी कि यहाँ पर इनके पास इतनी मनी है, उनके पास है, बट नॉट इनफ टू पे हिज कॉलेज फीस, लेकिन कॉलेज की फीस भरने भर का नहीं है। तो बस यही आपके एग्जाम में एनटीए के द्वारा बाद में जो संशोधित आंसर की आई थी, तो यही उसका उत्तर दिया गया था। तो विकल्प डी आपका उत्तर दिया गया था ऑफिशियल, जो मैं बता रहा हूँ। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 20 में। 20 में क्या दिया गया है, इट इज टाइम, ठीक है, वी डिड अवे विथ, तो ये सब तो फोकस करिएगा आप, ठीक। ये फ्रेजल वर्ब है, सम ऑफ दीज आउटडेटेड लॉज। अब इसमें क्या करना है कि द एक्सप्रेशंस अंडरलाइन इन द सेंटेंस मीन्स, यानी कि यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछा गया कि इस शब्द का जो अंडरलाइन है इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, वो हमें बताना 4 ऑप्शंस में। तो डू अवे ये आपका फ्रेजल वर्ब हो गया, तो फ्रेजल वर्ब भी आपके यहाँ पर कंप्लीट होते जा रहे हैं साथ साथ। इसका मतलब होता है टू गेट रिड ऑफ, इसको ध्यान रखना, या फिर स्टॉप यूजिंग समथिंग, यानी कि किसी चीज़ से मुक्ति पा लेना, छुटकारा पा लेना, उनको किनारे लगा देना। यहाँ पर क्या बोल रहा है, आउटडेटेड लॉस, यानी कि जो पुराने आपके कानून हैं, यानी कि जो पुराने पढ़ते हैं उनका कोई मतलब नहीं, उनको अलग करो, किनारे करो, डू अवे विथ, ठीक है, किनारे कर देना। अब यहाँ पे ये भी याद कर लेना, टू गेट रिड ऑफ बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, हो सकता है इस बार आपको मिल जाए, ठीक है। तो टू गेट रिड ऑफ यानी कि किसी चीज़ से मुक्ति पाना, छुटकारा पाना, या फिर उनको हटा देना पूरी तरीके से। तो विकल्प कौन सा आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर एक आप देख पा रहे हो कि बी में एबॉलिस्ट, एबॉलिस्ट का मतलब क्या हो जाता है, पूरी तरीके से हटा देना, ठीक है। तो विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है यहाँ पर री इनएक्टेड, अब इस तरीके से याद कर पाओ तो शब्द को तोड़ लिया करो, री इनएक्टेड। इनएक्टेड का मतलब तो आप जानते हो, ठीक है, क्या बोलते हैं कि कोई लॉ बनाया गया और उसको इनेक्ट कर दिया गया, यानी कि क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया, यानी कि लागू करना। अब उसके आगे री लग गया, तो री का मतलब क्या होता है, दोबारा, यानी कि पुनः, यानी कि पुनः लागू करना। तो चीज़ आपको समझ में आ गई। मॉडिफाई का मतलब आप जानते हैं कि ये चीज़ ऐसे है और इसको मॉडिफाई करना है, भाई मॉडिफाई कर दो, तो क्या होगा, सुधारना, उनमें कुछ बदलाव कर देना, ठीक है। फिर एनफोर्स का मतलब लिखा हुआ, तो कोई कानून बनाया जाता है तो क्या कहते हैं उसको एनफोर्स कर दिया गया, यानी कि उनको लागू कर दिया गया है, तो ये एनफोर्स हो गया। अब देखते हैं, आपसे पैसेज दिया गया तो आप चाहे तो यहाँ से पढ़ के क्वेश्चन कर सकते हैं, पॉज करके, वीडियो को रोक करके, या फिर टेलीग्राम से आपका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ हम प्रोवाइड करवा देते हैं और फ्री में। अब वो तो हमें पता है कि फ्री की चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं होती, जिसका पे करते हैं ना उसी की वैल्यू ज़्यादा होती है, लेकिन एग्जाम के बाद चीज़ें यहाँ से आके मैच कर सकते हैं कि क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेंगे, इतना मुझे पता है। देखते हैं प्रश्न संख्या 21 में। तो 21 में क्या है, जो लिखा हुआ कि व्हाट इज लाइकली टू बी नोन टू पीपल 100 years फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 100 साल पहले क्या था, तो लोग अवेयर नहीं थे किसके बारे में, दैट एंड इन्फॉर्मेशन ह्यूमन नीड्स अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट जम्स, तो जम्स जो थे उनके प्रोटेक्शन की बात कही गई थी, तो विकल्प ए यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखा हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज द ऑथर नॉट टॉक अबाउट द पैसेज, तो इसमें क्या है कि जो ऑथर है इस पैसेज में किसके बारे में बात नहीं कर रहा था, तो विकल्प डी सही उत्तर होगा आपका, क्योंकि समथिंग्स वी नीड आर यूजफुल टू अस, मतलब कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जिनकी जो हमारी यूजफुल होती है, ऐसा नहीं उसने कहा था, उसने कहा था कि जो होती हैं वो हमारे यूज़ में नहीं होती हैं, ऐसा कुछ दर्शाया गया था, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि 23 नंबर में, द ऑथर सेज द डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नीड्स अकॉर्डिंग टू देयर एज, सेक्स, जॉब एंड सो ऑन इन ऑर्डर टू,
तो यहाँ पर आपका कौन सा सही उत्तर होगा 73 में, सॉरी 23 में, 23 में वो हो जाएगा सो दैट मोस्ट ऑफ आवर नीड्स आर क्वांटिटिव। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि कुछ जो ज़रूरतें होती हैं वो मात्रात्मक होती हैं, क्वांटिटिव होती हैं। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। फिर 24 में क्या दिया गया था, व्हाट इज ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड चॉकलेट, सिगरेट्स एंड टीवी। तो यहाँ पर भी आपका विकल्प डी हो जाएगा सही, क्योंकि वी डू नॉट नीड दीज टू गेट ऑन विथ अ लाइफ। विकल्प डी आपका सही उत्तर होगा। 25 में क्या दिया गया कि वाइल सेइंग दैट मोस्ट ऑफ आवर नीड्स आर क्वांटिटिव, मात्रात्मक हैं, द ऑथर्स असेट्स दैट, ऑथर क्या करता है, सुन करता है या फिर एसेट करता है, कहता है, तो ये क्या कहता है कि वी मस्ट हैव नीदर टू लिटिल नॉर टू मच ऑफ एनीथिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पर शब्द क्या जुड़ गया, नीदर और नॉर से जुड़ गया। अब यहाँ पर बैलेंस हो रहा है मच, ठीक है, यहाँ पर ये लिटिल, ठीक है, चीज़ें क्या हो रही है उससे बैलेंस हो, तो विकल्प सी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो गया। अब अगर आप यहाँ पे पैसे से आपके एग्जाम में आता तो कैसे कर सकते हैं, मान लेते हैं आपके पास टाइम कम है तो सब और पैसे समझ करके उत्तर देने में थोड़ा मुश्किल होती है, तो दौड़ के मतलब जल्दी में जाइए, आप पहले क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा फिर पैसे का उत्तर दे दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन रीड करने के बाद में जब आप पैसे पढ़ रहे होगे तो आपके दिमाग में होगा कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये इन्फॉर्मेशन के अंदर होगी, तो आप उसको जल्दी समझ पाओगे। एक करने का तरीका और है, दूसरा तरीका जो है वो आपको अगले वाले टेस्ट पेपर में आपको बता दूंगा। और यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जैसे कैसी क्लास लगी, हमने कैसा प्रयास किया है, तो आपके ही जो फीडबैक होते हैं, आपके लाइक्स और कमेंट होते हैं, वही हमें सजेस्ट करते हैं, वही हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हमें आगे काम करना है। बाकी आप ही जैसे करो बताओगे उसी तरीके से चीज़ें यहाँ पर चलती रहेंगी और आप ही के लिए चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट की जा रही हैं, कोई चार्ज नहीं लग रहा है और ना ही लगेगा, ठीक है, इन क्लासेस के लिए, इनका मटेरियल के लिए। सो थैंक यू सो मच।